संयुक्त अरब अमीरात की बैठक में जो नज़ारा दुनिया के सामने आया है उसने ये साफ कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल अब दुनिया में कितने अकेले पड़ चुके हैं। कतर पर हमले के बाद बुलाई गई बैठक का मुद्दा सिर्फ कतर नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा अहम था। ये सवाल क्या है, फिलिस्तीन को एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत दी जाएगी। ये वही वक्त था जब बैठक से ठीक एक दिन पहले नेतन्याहू का बयान सामने आया था कि दुनिया में कहीं भी फिलिस्तीन नाम की कोई चीज नहीं होगी। उन्होंने खुले तौर पर यह कहा था देयर विल बी नो पैलेस्टाइन। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के इस मंच पर जो हुआ उसने सबको ध्वस्त करके रख दिया। इस बैठक में फ्रांस और सऊदी अरेबिया की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और यह प्रस्ताव बेहद सीधा था। फिलिस्तीन और इजराइल दोनों का अस्तित्व रहे, फिलिस्तीन को एक आजाद मुल्क की तरह मान्यता दी जाए और उसके हक को स्वीकार किया जाए। इस वोटिंग को अब न्यूयॉर्क डेलीगेशन कहा जा रहा है। दुनिया के 142 मुल्क इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए हैं। यह संख्या अपने आप में एक संदेश थी कि दुनिया अब और चुप रहने को तैयार नहीं है और भारत भी इन 142 मुल्कों में शामिल था। यह वही भारत है जहां गाजा के नाम पर जब कोई जुलूस निकलता है तो उसका मजाक बनाया जाता है, बहस होती है, बवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर भारत सरकार ने साफ तौर पर फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया। यह एक ऐतिहासिक पल था जिसने यह जताया कि भारत ने दबाव और दुनिया से ऊपर उठकर सही पक्ष का समर्थन किया। अब जरा गौर कीजिए उन मुल्कों पर जिन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया। सिर्फ 12 मुल्क, और अगर इन 12 मुल्कों की लिस्ट देखी जाए तो ये हंसी और हैरानी दोनों पैदा करती हैं। अमेरिका, इजराइल, अर्जेंटीना और हंगरी। इनका विरोध करना किसी को अजीब नहीं लगा क्योंकि इनकी स्थिति पहले से ही ये तय थी। लेकिन इसके अलावा जिन मुल्कों के नाम सामने आए हैं उन्होंने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। माइक्रोनेशिया, नाउरू, पलाउलू, टोंगा, पाउनू, न्यू गिनी जैसे छोटे मुल्क जिनका नाम शायद बहुत से लोगों ने पहली बार सुना होगा। ये वही देश हैं जो पूरी तरह अमेरिका के दबाव और पैसे पर चलते हैं। यानी तस्वीर साफ है कि दुनिया इजराइल और अमेरिका से दूर खड़ी है और यही बात बार बार सामने आ रही है कि डर और लालच भले ही कुछ देशों को इजराइल का साथी दिखाए, लेकिन सच्चाई यही है कि अमेरिका और इजराइल धीरे धीरे दुनिया में पूरी तरह से अलग थलग पड़ रहे हैं। ये वोटिंग इसका सबसे बड़ा सबूत बनकर सामने आई है। और अब नजर डालिए दोहा की सड़कों पर। कतर की आवाम भारी संख्या में सड़कों पर उतरी है, हाथों में बैनर, नारों की गूंज और गुस्से से भरी भीड़ साफ बता रही है कि अरब जनता का बड़ा हिस्सा अब किसी भी कीमत पर इजराइल को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। यह नजारा यह भी साबित करता है कि चाहे हुक्मरान कितनी भी साठगांठ कर ले, चाहे अरब देशों की सरकारें इजराइल के साथ गुप्त समझौते कर लें, लेकिन जनता के गुस्से को दबा नहीं सकती। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, जॉर्डन, तुर्की, यहां तक कि ईरान जैसे देश भी इस वक्त पूरी सख्ती के साथ इजराइल की निंदा कर रहे हैं। यह माहौल बता रहा है कि इजराइल के लिए आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। अरब जनता अब खुलकर अपने हुक्मरानों से जवाब मांग रही है और इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर खड़ी हो रही है। बहुत सी बातें हमें वक्त रहते पता नहीं चलती हैं, बाद में सामने आती हैं। अब मिस्र से आई रिपोर्ट ने पर्दे खोल दी हैं। पता चला है कि इजराइल का असली प्लान यह था कि कैरो में जब हमास के लीडर इकट्ठा होते वहीं उन्हें निशाना बनाया जाता, लेकिन मिस्र की इंटेलिजेंस ने साफ चेतावनी दी कि ये उनकी रेड लाइन है। अगर मिस्र की सरजमीन पर कोई हमला हुआ तो इसका सीधा मतलब होगा कि इजराइल ने मिस्र के खिलाफ जंग छेड़ दी है और मिस्र सीधे लड़ाई में कूद पड़ेगा। ये चेतावनी के बाद इजराइल को अपना प्लान रद्द करना पड़ा और अगली कोशिश दोहा में की गई जो बुरी तरह से नाकाम हुई। इस नाकामी का असर सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि इजराइल के अंदर भी दिख रहा है। नेतन्याहू अपने ही देश में आलोचनाओं में घिरे हुए हैं। उसके एक्सपर्ट्स उन्हें कोस रहे हैं कि इतना मूर्खतापूर्ण कदम क्यों उठाया गया। वहीं पूरी दुनिया और अरब वर्ल्ड ने भी ये कोशिश की है और इसकी कड़ी निंदा की है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी प्रस्ताव पास हुआ है। भले ही अमेरिका की वजह से उसमें सीधे इजराइल का नाम शामिल नहीं किया गया, लेकिन कतर पर हमले की जबरदस्त निंदा अपने आप इजराइल की निंदा बन गई है। अब नाम छुपाने या नाम जाहिर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बीच सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री से जब पत्रकार ने सवाल किया कि फिलिस्तीनियों का वॉलंटरी माइग्रेशन यानी खुद की मर्जी से गाजा छोड़ने की जो बात चल रही है उस पर उनका क्या कहना है, तो जवाब में उनका गुस्सा देखने लायक था। उन्होंने साफ कहा और तीखे शब्दों में कहा, गाजा का कोई भी आदमी अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। फिलिस्तीनियों का हक है फिलिस्तीन की जमीन पर, उनके माइग्रेशन की बात करना ही नीचता है। अरब दुनिया के बयानों में जो तलखी और गुस्सा लंबे वक्त से गायब थी, आज वो फिर से लौट आई है। अरब देश ये बखूबी समझ चुके हैं कि अगर अमेरिका का सबसे बड़ा आर्मी बेस जिस कतर में मौजूद है वहीं पर हमला हो सकता है तो उस दौरान अमेरिका के सारे रडार और एयर डिफेंस सिस्टम स्विच ऑफ पाए गए
तो इसका मतलब साफ है कि कोई भी अरब मुल्क अब सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि कतर के प्रधानमंत्री का गुस्सा भी खुलकर सामने आया है और संयुक्त राष्ट्र में जब इजराइल के प्रतिनिधि ने अपनी दलीलें दी तो उससे भी ज्यादा गुस्से से जवाब मिस्र के प्रतिनिधि ने दिया है। उसने बाद में मिस्र और कतर के प्रतिनिधियों ने जिस तरह हाथ मिलाया उसने साफ कर दिया कि अरब दुनिया इजराइल के खिलाफ एकजुट होती जा रही है। अमेरिका इस हालात में भी कुछ बड़ा कर पाने में नाकाम नजर आ रहा है। उसके बयान भी बिखरे और कमजोर लगते हैं। अब यह नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ट्रंप बेहद नाराज हैं, लेकिन यह नाराजगी हकीकत कम और नौटंकी ज्यादा लगती है। यह कहना कि हर बार जब समझौते या सीज फायर की बात होती है तो नेतन्याहू बॉम्ब गिरा देता है, यह बात कोई नई नहीं है। यह सच तो उस दौर में भी सार्वजनिक रूप से कहा गया था जब बाइडेन का प्रतिनिधि था, जब सब जानते थे कि सीज फायर को पटरी से उतारने का काम हर बार नेतन्याहू ने ही किया है। आज ये बात सारी दुनिया जानती है, लेकिन ट्रंप और अमेरिका का रवैया अब भी ढोंग से भरा हुआ है। यह दिखावा सिर्फ इसलिए है कि अरब देशों को ज्यादा नाराज ना किया जाए, क्योंकि सच यह है कि अगर अरब देशों की जरूरत अमेरिका को अभी भी मौजूद है। यह भी सच है कि अरब शासक अपने वर्तमान और भविष्य को अमेरिका के पास गिरवी रख चुके हैं, लेकिन यह हकीकत भी उतनी ही कड़ी है कि अरब देशों के बिना अमेरिका का काम चलने वाला नहीं है। इजराइल एक ऐसा मुल्क है जिसकी मजबूरी अब साफ दिखाई दे रही है। उसके पास बड़े नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है और उसकी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा का भारी हिस्सा बाहरी मदद पर टिका हुआ है। ट्रंप और अमेरिका से हर महीने हर हफ्ते जो पैसे और हथियार आते हैं वही इजराइल को एक तरह की बरकरारी देते हैं। अगर वही मदद अचानक बंद हो जाए तो इजराइल की चाल और उसकी रणनीति दोनों जोखिम में पड़ जाएगी। ये नाटक कि हम नाराज हैं, ये तब तक ही सिर्फ नाटक है जब तक पैसे और हथियारों का प्रवाह जारी है। गाजा के आसपास मिले ऑयल और गैस रिजर्व की बातों पर भी वो नजर गड़ाए बैठे हैं। ये उनकी नई आर्थिक तलाश है ताकि किसी हद तक उस निर्भरता को कम कर सके। लेकिन तेल और गैस के मामले में अमेरिका और अरब देशों के पास जो जरूरत और पहुंच रही है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। सस्ता ईंधन, सस्ती गैस, अरब देशों की आर्थिक ताकत, यह सब कुछ अमेरिका की असली ताकत है और यही वजह है कि अमेरिका अपने अरब गठबंधनों को तोड़ने का खतरा नहीं उठा पाएगा। गाजा में हुई तबाही और बच्चों का खून, यह आरोप नेतन्याहू के अकेले कंधों पर नहीं टिका है। दुनिया के कई बड़े हिस्सों में यह सवाल उठ रहा है कि इजराइल और अमेरिका के बीच गहरी साझेदारी का रिश्ता है। गाजा में हुई तबाही और बच्चों का खून, यह आरोप नेतन्याहू के अकेले कंधों पर नहीं टिकता। दुनिया के कई हिस्सों में यह सवाल उठता है कि इजराइल और अमेरिका के बीच गहरी साझेदारी का रिश्ता है, पार्टनरशिप इन क्राइम। कुछ वरिष्ठ लोग और पूर्व अधिकारी यह भी कहते हैं कि गाजा में मृतकों के आंकड़े जो आधिकारिक तौर पर दिख रहे हैं वो बहुत कम है। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि मृतकों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। कुछ घटनाएं और भी हैं जो फर्क बहस बढ़ाती हैं। चार्ली कर्क की हत्या के मामले में जिस तरह की नैरेटिव पहले बनाया गया था कि मुसलमानों या अरबों का काम है, यह नैरेटिव जब असली सच्चाई सामने आई तो धराशायी हो गया। गिरफ्तारी में जो नाम सामने आया वो किसी विदेशी साजिश का नाम नहीं था, बल्कि एक अमेरिकी नागरिक का नाम था। यह मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपोगेंडा के आसान हथकड़ों का एक उदाहरण है। पहले आरोप लगाओ और जब सच्चाई सामने आ जाए तो उलझन छोड़ दो। मोसाद और अन्य एजेंसियों की कथित हरकतों पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में संदेह और आरोप लंबे समय से चल रहे हैं। किसने किसे फंड किया, किसने किसका समर्थन किया, यह सब इतिहास की किताबों में दर्ज होगा। ये फिलहाल जो साफ दिखता है वो ये है कि जो खेल निजी इंटरेस्ट और राजनीतिक फायदों पर चलेगा उससे आम लोगों का तबाह होना नई बात नहीं है। इसी बीच क्षेत्रीय गठजोड़ भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर और बाकी कई देशों के बीच सुरक्षा और सैन्य अभ्यासों की संभावनाएं अब खुले तौर पर उठ रही हैं। नेवल प्रैक्टिस, मिलिट्री कोऑर्डिनेशन और संभावित समिट्स की तैयारी। कतर यूएई पे दबाव बना रहा है कि वो इजरायली एम्बेसीज और रिश्तों पर फिर से सोचे। टर्की साफ कह रहा है कि अगर सच्ची शांति चाहिए तो उसके लिए तैयारी और सख्ती दोनों की जरूरत होगी। ये सब एक ही तस्वीर का हिस्सा है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय इमेज पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ अरब जगत के भीतर एक रजिस्ट्रेशन, जनता का गुस्सा, शासकों का खौफ और भू राजनीतिक बदलाव। दुनिया के कूटनीतिक पटल पर अब पुराने समीकरण धीरे धीरे बदल रहे हैं और हर नया कदम
अगले संकट या नए गठबंधन को जन्म दे रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह समय सिर्फ नीतियों और बयानबाजियों का नहीं है, बल्कि सच्चाई और जवाबदेही का भी है, जहां पर इंसानी जिंदगियां, जमीन का हक और अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून सवालों के घेरे में खड़े हों। इस बीच जो बड़ी तस्वीर बनकर उभर रही है वो यही है। आर्थिक निर्भरता, राजनीतिक दांवपेच और सार्वजनिक गुस्से ने इन द्वंद्वीय संघर्ष को और भी जटिल बना दिया है, और आने वाले दिनों में यही जटिलता तय करेगी कि शांति का रास्ता संभव है या फिर आग और अधिक फैलने वाली है। इजिप्ट का बयान जो सामने आ रहा है वो खाली कूटनीतिक शोर नहीं है, ये एक सख्त चेतावनी है। मिस्र ने खुलकर कहा है कि अगर आवश्यकता हुई तो हमास के नेता हमारे यहां आकर रह सकते हैं, उन्हें सुरक्षा दी जाए, और किसी भी हालत में मिस्र की जमीन पर हमला इजराइल की एक सीधी लागत होगी। ये केवल शब्द नहीं है, ये लाल रेखा खींचने जैसा संकेत है। अगर आपने मिस्र की जमीन पर हमला किया तो मिस्र युद्ध में कूदेगा और इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। ये वही बात है जो हमें समझनी होगी। मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वो ऊपर नीचे दिखावे से कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता है। ये वही बात है जो हमें समझनी होगी। मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वो ऊपर नीचे के दिखावे से कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता है। शासकों के बयान, जनता के आंदोलनों और सैन्य तैयारियों में जो फर्क दिखा रहा है वो किसी भी वक्त बड़े बदलाव का रूप ले सकता है, चाहे वो सिर्फ दिखावा हो या सच्ची तैयारी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल जो बिल्कुल साफ है वो ये है कि इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय इमेज इतनी बदतर हो चुकी है कि संयुक्त राष्ट्र में उसके साथ खड़े होकर बात आगे बढ़ाने वाले गिने चुने मुल्क ही दिखते हैं, और अरब देशों के अंदर जो आवाम का रोष है वो शाही दरबारों की नाजुक कुर्सियों के लिए भी खतरा बन सकता है, क्योंकि अब जनता के गुस्से और असंतोष का हिसाब अलग तरह से किया जाएगा। अरब शासक अब बारीकी से समझ रहे हैं कि इजराइल के साथ दोस्ती एक जोखिम भरा सौदा है, एक ऐसा सांप जैसा रिश्ता है जो किसी भी मौके पर काट सकता है। इसलिए कई राज्यों के लिए अब लाभ हानि का समीकरण बदल रहा है। क्या पुरानी दोस्ती को बनाए रखना सुरक्षित है, या अपने क्षेत्रीय हितों और जनता की भावनाओं के हिसाब से फिर से आपसी मजबूती बनानी चाहिए? ये वही सवाल है जिसका जवाब करीबी भविष्य में सामने आएगा। और फिर सवाल उठता है कि अमेरिका इस गुस्से और इस बदले हुए मूड को कितनी देर तक दबा पाएगा। अमेरिका की शक्ति और दबाव की सीमाएं अब और स्पष्ट हो चली हैं, क्योंकि अरब देशों के बिना उसकी रणनीतिक पहुंच सीमित है। अभी खबरें यह भी संकेत देती हैं कि अमेरिका सीधे कतर से बात करके सीज फायर लाने की कोशिश कर रहा है। यह एक कूटनीतिक पैंतरा है ताकि तनाव को तुरंत शांत किया जा सके, लेकिन इन सब सवालों का असली नतीजा क्या होगा यह अब देखना बाकी है। क्या कूटनीति काम करेगी या कोई नया गहरा धक्का दे देगा? क्या अरब देश मिलकर किसी तरह का नया समीकरण बनाएंगे, या हर देश अपनी अपनी रक्षा और राजनीति के हिसाब से अलग राह अपनाएंगे? ये सब अगले चरण में पता चलेगा।